वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं पुलिस के शोहदा के हवाले से। आज यौम शोहदा का दिन मनाया जा रहा है और यौम शोहदा के हवाले से अगर बात की जाए तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि जो पुलिस के अंदर जो लोग हैं, जो अफसरान हैं, जो एहलकार हैं, उन्होंने शहादत नोश की और मुल्क का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया। तो इस हवाले से ये दिन मनाया जाता है। लेकिन उनकी फैमिलीज़ जो शहीद हो जाते हैं, अपने पीछे अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर चले जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ की कंपनसेट करना, मामलात को फैसिलिटीज़ देना, ये तमाम चीज़ें एक बड़ा मसला हमेशा से पुलिस सर्विसेज का रहा है। इसके ऊपर गौर किया जाता है, इसके ऊपर बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ ये चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से नहीं टेकअप की जाती हैं। बहरहाल एक बड़ी तकरीब रखी गई है, खराज अक़ीदत पेश किया गया है, शोहदा पर जो है उनकी क़ब्रों पर चादरें और फूल चढ़ाए गए हैं। ये तमाम चीज़ें हैं विच इज़ वेरी गुड। और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जिनके ऊपर अगर की पॉइंट्स की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं ये भी देखते हैं हम कि जो कोई शहीद हो जाता है तो उसकी कंपोजिशन के लिए उसके किसी ब्लड रिलेशन को भी आप नौकरी जो है वो जगह दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी गफलत है, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी चीज़ हम जो आज डिस्कस करेंगे वो बम डिस्पोजल स्क्वाड ने एक रिपोर्ट तैयार की है। वो जो बम धमाका हुआ था गार्डन हेडक्वार्टर के अंदर, जिसके अंदर गफलत ये देखी गई थी कि केस स्टडी के लिए एक हैंड ग्रेनेड रखा गया था, उसको जो है जिस तरह से उस केस स्टडी के लिए ले जाना था और फिर उसको डिफ्यूज़ करना था, खासतौर पर वो डिफ्यूज़ नहीं किया गया था। तो ये एक बड़ा मसला था जिसके ऊपर डीआईजी साउथ ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वो केस स्टडी के लिए लेकर जा रहे थे उस प्रॉपर्टी को और फिर उसको डिफ्यूज़ बाद में किया गया। अब ये रिपोर्ट आ गई है, पता लगाया गया कि वहाँ पर जितने भी मार्टर शेल्स रखे हुए हैं, जो हैंड ग्रेनेड्स रखे हुए हैं, वो जिस हालत में रखे हुए हैं वो ख़तरनाक हालत है जिसके लिए आर्मी को वो चीज़ें दे दी गई। इन तमाम चीज़ों पर बात करें तो चीफ रिपोर्टर में ज्वाइन कर चुके हैं असद जैदी। असद, यौम शोहदा से मैं शुरू करना चाहूँगा कि आज के दिन की ये जो तकरीब थी उसमें कुछ अहम ऐलानात किए गए जो एक्सपेक्टेड थे। जी बिलाल, देखिए सबसे पहले तो 4 अगस्त का दिन और 4 अगस्त का दिन यौम शोहदा पुलिस के नाम से मनाया जाता है पूरे पाकिस्तान में। और इसमें तकरीबन ही हर थाने की सतह से लेकर और डीआईजी, एडिशनल आईजी, आईजी हर जगह पर अपने अपने तौर पर एक तरफ तो फातिहा खानी का इनेकाद करते हैं, दूसरी जानिब जो है उनकी तरफ से इन शोहदा की याद में एक तकरीब भी मुनक्किद की जाती है जिसमें इन शोहदा की फैमिलीज को बाकायदा तौर पे बुलाया जाता है और खराज तहसीन पेश किया जाता है उन लोगों को जिन्होंने जाने दे दी इस मुल्क की बका की खातिर। और खसूसन जब पुलिस की बात करेंगे तो गली गली कूचे कूचे खड़े ये जवान जिनके सीनों पे कभी बुलेट प्रूफ जैकेट होती कभी नहीं, ये वो जवान जिनको कोई भी सहूलत प्रॉपर मुयसर नहीं, असले से लेकर हिफाजती इंतजामात इनके पास मुकम्मल नहीं। अगर ये किसी डाकू को मार दें तो फिर एक लंबी प्रोसीडिंग, अगर किसी को हाफ फ्राई कर दें तो दूसरी तरफ से किसी की जानिब से दूसरे अफसर का इल्जाम। ये तमाम चीजें सहते सहते भी मुल्क की खातिर अपने जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत इस मुल्क की खातिर सीने पे गोली खाना ये शुआर है शोहदा पाकिस्तान, चाहे वो किसी भी फोर्स की हो, खसूसन आज का दिन। और फिर पुलिस की बात देखिए बिलाल, आज के दिन तकरीबन ही अगर मैं सिंध की बात कर लूं तो सिंध में हर जगह पर एसएसपी ऑफिसेज में, डीआईजी ऑफिसेज में फातिहा खानी की गई और फिर खसूसी तौर पर अपने अपने एरिए की जो शोहदा हैं उनकी फैमिलीज को बुलाकर उनको इस बात की यकीन दहानी कराने की कोशिश की गई कि ये जो सिंध पुलिस है इसके अफसरान शाना बशाना खड़े हैं उन फैमिलीज के साथ जिनके लोग शहीद हो गए मुल्क पाकिस्तान, मुल्क अपने वतन की खातिर। अब बिलाल खसूसी तौर पे अगर मैं इन तकारीब की बात कर लूं तो वजीर आला सिंध खुद इस टाइम बहरिया ऑडिटोरियम में शरीक हुए इस तकरीब में। उसके बाद डीआईजी सिक्योरिटीज मकसूद मेमन ने अपने ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया, 15 का विजिट किया, फिर इसी तरीके से सिक्योरिटी 2 गए, फिर इसी तरीके से यहाँ पर एक बाकायदा तौर पर बड़ी तकरीब का इनेकाद कराची में, दूसरी बड़ी तकरीब कहूंगा जिसका इनेकाद किया गया एसएसयू में। और फिर उन जवानों की याद की गई जिन्होंने तमगा शहादत अपने सीनों पर सजाया। अब बात कर लेते हैं कि मलीर की, तो मलीर के अंदर हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता जितने अरसे से इरफान बहादुर वहां मौजूद है, इरफान बहादुर बाकायदा तौर पे खुद चल कर जाते हैं, ये बुलाते नहीं है, ये चल कर जाते हैं उन शोहदा के घर जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उन हालात में जब उनके पास कोई प्रॉपर सिक्योरिटी का
جو ہے وہ اکوپمنٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ اگر ہمارے ملک کے پر کسی نے بری نظر ڈالی تو وہ اس کی آنکھیں نکال لیں گے، اور اس کے نتیجے میں ان کی جانیں گئے۔ اب عرفان بہادر جاتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کافی عرصے سے وہ شہداء کی فیملیز کے گھر جاتے ہیں، ان کے لیے اپنے طرف سے تحائف لے کر جاتے ہیں، وہاں جا کر خود فاتح خوانی کرتے ہیں، اور پھر ان کے اپنے دفتر میں بھی یہ تمام تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ شہداء کی فیملیز دیکھیے، بلال جس کے گھر کا چلا گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب جس کے گھر سے گیا، اس نے اپنے اس یونیفارم کو، چاہے وہ پولیس کا اور رینجرز کا آرمی کا، اٹھایا، سر پہ سجایا اور سلام پیش کیا اس وطن کے اس پرچم کو جو ان کو آزاد جو ہے وہ قرار دیتا ہے، اور اسی آزادی کی حفاظت یہ ہماری فورسز کرتی ہیں۔ اور پھر آپ پولیس کی بات کرتے ہیں تو پھر دوبارہ سے یہاں پر انعقاد کیا گیا ایڈیشنل آئی جی کی طرف سے بھی ان پروگرامز کا، جس کے اندر شہداء کی فیملی شریک ہوئی، باقاعدہ طور پر اپنے طور پہ ایس ایس پی ڈی آئی جی ہمیں دکھائی دیے ان شہداء کی یاد مناتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان تقاریب کا اب تک جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ بلال کون سے ایسے عوامل ہیں جو اس جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری پولیس رستے میں کھڑی ہوئی ہے، اگر کوئی چور ڈاکو کسی سے بچ کر نکل بھی جاتا ہے تو یہ اس کو دبوچتے ہیں اور پھر اس کی بھی آزادی چھین لیتے ہیں، اس کے سلاخوں کے پیچھے ڈالتے ہیں۔ اب یہاں جو آپ نے بات کہی کہ بلال کیا کوئی فنڈ دیا گیا، یہ تو حیرت انگیز طور پہ ہم بھول جاتے ہیں انتظامی طور پہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اب منتظر ہیں کہ ہمارے پیارے چلے گئے تو ہمارے گھر کیسے چلیں گے۔ تو اس وقت میں جو شہید ہو گئے ان کے گھر والوں کے لیے باقاعدہ الاؤنسز ہونے چاہیے، باقاعدہ میڈیکل ہونا چاہیے، باقاعدہ طور پہ تعلیم کے لیے اخراجات ہونے چاہیے، اور باقاعدہ طور پہ ایسے موقعوں پر جب ان کی یاد منائی جاتی ہے تو کوئی بڑا پیکج اناؤنس کرنا چاہیے، تاکہ ان کے خانوادہ بھی جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ سرکار صرف 4 اگست نہیں منائے گی، سرکار یہ بھی یاد رکھے گی کہ وہ لوگ منتظر ہیں، سرکار کے محرون منت ہیں، اور وہ منتظر ہیں کہ کوئی ان کی طرف آ کر دیکھے اور ان کے مسئلوں کا حل کرے۔ بلال اسی طریقے سے آج بھی ہونا چاہیے تھا، بدقسمتی سے اب تک ایسی کوئی نیوز، اب تک ایسا کوئی سٹیٹمنٹ کسی کی جانب سے نہیں دیا گیا، اور پھر یہ سلسلہ کیونکہ اب سمٹ چکا ہے آخری منائل میں، اور تھوڑی دیر بعد یہ دن تبدیل ہو جائے گا۔ چلے اسد، ذرا بم دھماکے کی رپورٹ جو تیار کی گئی ہے، وہ رپورٹ اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ غفلت کس کی تھی؟ بلال ہم نے اسی پروگرام میں کہا تھا، ہم نے اسی پروگرام میں کراچی کے لوگوں کو بتایا تھا کہ جب کبھی بھی کہیں پہ بھی کوئی کیس پراپرٹی ہوتی ہے تو اس کو کنسیو کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک پروسیجر ہے، اور آج ہم نے دیکھا کہ جب جو ہے انویسٹیگیشن کی گئی، جی سوری بلال، جب انویسٹیگیشن کی گئی تو اس کے اندر واضح طور پر تمام چیزیں سامنے آ گئی۔ پہلے کہ جو یہ بم ہے یہ باہر سے آئے تھے، سوری، دوسرا کہ روسی ساخت کے بم تھے۔ بلال جب کل اسٹیٹمنٹ دی جا رہی تھی تو میں بار اسی پروگرام میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ایک ڈی آئی جی لیول کا جو شخص ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ میں ان شواہد کو شامل نہیں کیا گیا۔ ابتدائی جو تفتیش کی گئی تھی اس کو جب آج سامنے آئی کہ روسی ساخت کے بم تھے اور پھر وہ کوتن خانے میں رکھے گئے تھے، اور وہاں پر اسی طریقے سے مزید بھی ایمونیشن رکھا ہوا ہے اور مزید بھی اسلحہ وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین بات کہ وہ لوگ جو جان سے گئے کیا وہ ایکسپرٹ تھے کہ وہ ان کو ڈیفیوز کرتے؟ ہم نے کل بھی کہا اور آج بھی کہہ رہے ہیں، ان بمز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بلایا جاتا ہے۔ کل کیوں نہیں بلایا گیا؟ کس وجہ سے یہ خود سے اٹھے اور روسی ساختہ بموں کو لے جا کر اور یہ اس کو ڈیفیوز کر رہے تھے؟ بلال اس میں کئی کہانیاں ہیں جو ابھی سامنے آئیں گی۔ جو ایڈیشنل آئی جی کراچی نے 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے اور اس کو کہا کہ فائنڈنگز کر کے دیں، وہ جا کر بیانات لیں، وہ جا کر لوگوں سے ملیں، وہ جا کے کرائم سین دیکھیں، وہ جا کر جب وہ زخمی تھوڑے صحت یاب ہو جائیں تو ان زخمیوں کو دیکھیں اور ان کی اسٹیٹمنٹ لیں کہ آخر یہ واقعہ ہوا کیسے، اور اگر کسی شخص کے ملوث ہونے کی
या किसी की गफलत का कोई शख्स मुर्तकिब ठहरा है तो उसके जी। खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। बात सिर्फ इतनी सी है, जब आपके पास यहाँ पर हाईली रिस्की मटेरियल मौजूद है, एम्यूनिशन मौजूद है, आपके पास दस्ती बम मौजूद है, तो उसकी सिक्योरिटी का, उसकी हिफाजत का, या उनके जो ना फटने के लिए कि जी। जहां रखे हुए हैं वो रिहायशी इलाका भी तो है ना, तो वहां क्या कोई इंतजाम किया गया? और अगर नहीं किया गया तो क्या बारूद के ढेर पे लाकर बिठा दिया गया लोगों को और उनसे कहा गया है कि अगर फट जाए तो हम फिर शहीदों की याद मनाएंगे, और अगर नहीं फटेगा तो कोई बात नहीं, हम इसको केस प्रॉपर्टी करके आगे प्रोसीड कर देंगे। सबसे पहले जो 3 रुकनी कमेटी बनी है उसको लाजमी तौर पे उन लोगों की निशानदाही करनी होगी ताकि पुलिस के वो जवान, मैं फिर से कह रहा हूं, हम यौम शौदा पुलिस मना रहे हैं, पुलिस के वो जवान जो अपने सीनों पे तमगा शहादत सजाने के लिए पुलिस में आते हैं, वो इस तरीके से नहीं जाए, वो किसी की गफलत की वजह से नहीं जाए कि रूसी साख्ता 2 बम आए, वो किससे बरामद हुए थे। सबसे पहले ठीक है। तो ये अब तक पता चल जाना चाहिए था वो किस थाने से आए थे, या अगर थाने से नहीं आए थे सीटीडी ने दिए थे, तो सीटीडी ने जिन मुजरिमों को गिरफ्तार किया था वो कहाँ है? और अगर अच्छा, उन असल मुजरिमों रिपोर्ट को- में, बीडीएस की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो हमारे पास इस वक्त मार्टर शेल और हैंड ग्रेनेड रखे हुए हैं, खास तौर पे एम्यूनिशन की अगर कलेक्टिवली बात कर ली जाए, खतरनाक हालत में रखा हुआ है, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हेडक्वार्टर के लिए और उस माल खाने के लिए जहाँ पे रखा हुआ था तमाम चीज। तो बिलाल, हम यही बात तो पिछले प्रोग्राम में भी कर चुके हैं कि आपने किस नहीं, उस वक्त तो हम डिस्कशन कर रहे थे, आज तो ये रिपोर्ट का हिस्सा है बाकायदा। देखिए, जो हम कह रहे थे वो साबित हो गया। ये इस बात का सबूत है कि जो हम कल बात कह रहे थे ये खुद उसको मान चुकी है कराची पुलिस। तो इसका मतलब ये है कि आपने, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अपने ख्वाबे गफलत में अपने ही जवानों की जान ले रहे हैं, और उसकी पहली मिसाल तो ये मिल गई। अब वो जो एम्यूनिशन रखा गया है उसको क्या तमाम, देखिए अगर बारिश नहीं आती बिलाल, अलार्मिंग सिचुएशन एक और है, ये तो बारिश आ गई, बारिश का पानी साफ करना था, अगर बारिश नहीं आती, बारिश का पानी साफ नहीं करना होता तो ये असला चेक ही ना किया जाता। बकौल जो कल की स्टेटमेंट है उसको देखें, अगर बारिश के बाद सफाई करना मकसूद थी तो फिर क्यों सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए गए? क्या आपने वहां पर लोगों की जान की हिफाजत के लिए कोई ऐसी किट भी दे रखी है कि जो पहनकर इस असले को साफ करेंगे? ऐसा नहीं था। क्या कोई बड़ा ऑफिसर जिसको ये पता है कि यहाँ पर ये तमाम चीजें मौजूद है, यानी कि हाईली रिस्की जो चीजें हैं और एम्यूनिशन है, वो इतनी आसानी से क्या ब्लास्ट हो जाएगा? तो लोगों इस को रिपोर्ट के बाद असद किसी पर गफलत आयद की गई है, जिम्मेदारी आयद की गई है, किसी को देखिए गिल्टी करार बिलाल, दिया गया है? इनको जैसे हमने कल कहा ये उस पे आज अमल होता दिखाई दे रहा है। मैं ठीक है। फिर कह रहा हूं 24 आवर्स के बाद इस तरह की बातें जेब नहीं देती। सबसे पहले कराची पुलिस चीफ को चाहिए था कि वो उन मुजरिमों का ताकुब करते जिनके पास से ये एम्यूनिशन आया था, और अगर इतनी ही आसानी से, फिर दूसरी बात है अगर ये किसी केस प्रॉपर्टी का नहीं है, अगर ये बाहर से, तो इसका मतलब ये कोई भी शख्स उठेगा, और पुलिस की गफलत इतनी ज्यादा है कि वो आसानी से यहां तक कोई भी एम्यूनिशन पहुंचा देगा। जी। जबकि आप ऐसी जगह पर बैठे हैं कि अगर ये तमाम खुदा ना खास्ता फट जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा। आप ये कह रहे हैं कि बाहर से 2 दस्ती बम आए जो कि रूसी साख्ता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सिक्योरिटी की कुली खुल गई। मुहर्रम के इन अयाम में जब एक तरफ अज़ाखाने सजे हुए हैं, जुलूस बरामद हो रहे हैं, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप कराची पुलिस चीफ ये कहते दिखाई देते हैं कि जी ये अब मैंने 3 रुकनी कमेटी बना दी और ये रूसी साख्ता बम थे जो आए थे। तो इसका साफ और वाज़ेह मतलब ये है कि बहुत बड़ा खला बाकी है, और अगर सिक्योरिटी को मुकम्मल करना है तो उस खला को पुर करना होगा। सबसे पहले 24 आवर्स में ये पता चल जाना चाहिए था कि कौन सा शख्स था जो ये बम यहां तक लेकर आया। अब तक उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया, इन्वेस्टिगेशन जरूर जारी है, लेकिन ये भी कराची पुलिस चीफ और आईजी सिंध के लिए सवालिया निशान है कि क्या हमारे कोत खाने इतनी ही आसानी से जो है वो टारगेट कर लिए जाएंगे, या वहां पर रखा हुआ एम्यूनिशन जो वहां रख कर फट रहा है उसके लिए कोई लाएअमल इख्तियार करना पड़ेगा। 2 लोग चले गए, 2 अस्पताल में है, और इसी तरीके से वो इंचार्ज भी जो उसको देख रहे थे। ऐसी गफलत के मुर्तकिब ठहरने वाले लोगों के लिए लाजमी सजा
ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہوگی، اور ابھی کیونکہ یہ خاص ایام ہے اس میں سیکیورٹی کو دوبارہ بیٹھ کر ری پلان کرنا ہوگا. یہاں پر کچھ خدشات اب دکھائی ضرور دے رہے ہیں بلال. ٹھیک ہے، بہت شکریہ چیف رپورٹر ہمیں اس تمام صورتحال سے آگاہ کر دیں. بی ڈی ایس حکام کی جانب سے جو رپورٹ شائع کی گئی ہے اس میں بتایا گیا کہ امونیشن خطرناک حالت میں موجود ہے مال خانے کے اندر، جس کے بعد جو گرینیڈ ہیں اور مارٹر شیلز ہیں اس کو پاک افواج کے سپرد کر دیا گیا. اب دیکھنا یہ کہ غفلت کس کی ہے اور کس پر غلطی ثابت ہوتی ہے اور کس کو سزا کا مرتکب ٹھہرایا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں بہرحال وقفہ لیں گے، اس کے بعد کچھ اور چیزیں وہ بھی ڈسکس کریں گے.